रघुराम अपने परिवार के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। किसी तरह आलू की खेती करके वो अपने घर का पेट भरता था। एक दिन रात को रघुराम खेत से वापस लौट रहा होता है। खेतों में दिन रात लगा रहता हूँ, फिर भी इतनी कम कमाई होती है। हर रोज मेरे परिवार वालों को सूखी रोटी खाकर सोना पड़ता है, और कभी कभी तो उन्हें वो भी नसीब नहीं होती। रघुराम यही सब सोचते हुए जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक बड़े से होटल पर पड़ती है। वहां से चिकन की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। अरे वाह वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है चिकन बन रहा है अंदर। काश मैं ये सब अपने मम्मी पापा और बहन के लिए भी ले जा पाता। उनका भी कितना मन करता होगा ऐसे ही चिकन खाने का। रघुराम बड़े ध्यान से होटल की तरफ देख रहा होता है कि तभी वहां अंदर से एक सुंदर सी औरत पूजा बाहर निकलती है। वाह वाह, आज के चिकन पकौड़े खाकर तो मजा ही आ गया। अब घर जाकर मजे से सोऊंगी। लेकिन तभी वहां कुछ लड़के आकर पूजा को छेड़ने लगते हैं। अरे मैडम, कहाँ जाना है, हम छोड़ दें? कहो तो हम खिला दे तुम्हें चिकन पकोड़े। अरे अरे, कौन हो तुम लोग? चलो जाओ यहाँ से। अरे बिना आपके साथ चाय पकोड़े खाए कैसे चले जाएं, हैं? वहीं दूर खड़ा रघुराम ये सब देख रहा था। वो जल्दी से पास पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और पूजा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। गुस्से में दोनों लड़कों को कहता है, अरे ओ लड़को, चलो जाओ जाओ, भागो यहाँ से, वरना एक पत्थर में ही दोनों का सर फूट जाएगा। शर्म नहीं आती औरत को छेड़ते हो? दोनों लड़के पत्थर देखकर थोड़ा डर जाते हैं। अरे अरे चल बे छोटू, लगता है ये आदमी पागल हो ही गया है। हाँ हाँ चलो भाई, कहीं ईंट वींट मार दी तो सर फूट जाएगा हमारा। हाँ हाँ चलो जाओ रे, भागो यहाँ से। रघुराम के भगाने पर दोनों लड़के वहां से भाग जाते हैं और पीछे खड़ी पूजा ये सब देखकर रघुराम पर फिदा हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है, वाह, ये आदमी कितना बहादुर है। दो दो गुंडों से अकेले ही लड़ पड़ा। अरे मैडम, क्या हुआ? बताइए, क्या मैं आपको घर तक छोड़ दूं? क्या? नहीं नहीं, मैंने टैक्सी बुलाई है। अरे वो रही, आ गई। एक टैक्सी रघुराम के सामने आकर खड़ी हो जाती है और पूजा उसमें बैठ जाती है। जाते हुए वो रघुराम से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं। इतना कहकर पूजा वहां से चली जाती है और रघुराम सोचता रह जाता है। अरे बड़ी अजीब बात है, ये मैडम ने ऐसा क्यों कहा कि दोबारा मिलते हैं? बड़ा अजीब है। खैर मुझे क्या, घर चलता हूं, सब इंतजार कर रहे होंगे। रघुराम अपने घर पहुंचता है। वो देखता है कि उसकी माँ, बहन और पिता लालटेन जलाकर उसी का इंतजार कर रहे थे। अरे माँ, देखो भैया आ गए। अब मैं रोटी सेक दूं? बड़ी भूख लग रही है। हाँ हाँ बेटा, सेक दो। अरे माँ, आपने मेरा इंतजार क्यों किया? आप लोग खा लेते ना। माँ, आज भी घर में कोई सब्जी नहीं। भैया जो पिछले महीने खेत से आलू लाए थे, वो भी कल खत्म हो गया। अब हम रोटी किससे खाएं? मुन्नी, वो नमक है ना, वही ले आ। अब कुछ नहीं तो गरम गरम रोटी तेल और नमक के साथ ही खा लेंगे। अरे हाँ, वो तो मुझे खाना बहुत पसंद है। जल्दी जल्दी रोटियां सेक दो मुन्नी, बड़ी भूख लगी है। पूरा परिवार सूखी रोटी तेल और नमक के साथ खा लेता है और सो जाता है। अगले दिन फिर से रघुराम जल्दी उठता है और खेतों में पहुंच जाता है। बाप रे, अकेले ये खेतों का काम करना आसान नहीं है। लेकिन अगर मैंने दोगुनी मेहनत नहीं की तो कैसे काम चलेगा? मुन्नी की शादी कैसे होगी? घर में रोटी कैसे आएगी? बेचारा रघुराम यही सब सोचकर कड़क तेज धूप में भी खेतों का काम करने लगता है। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था और उसकी मां ने उसे सिर्फ 2 रोटी ही रुमाल में बांध कर दी थी। जब रघुराम थक जाता है, तब वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रुमाल खोलता है और सोचता है, अब कैसे खाऊं ये सूखी रोटी? एक तो इतनी धूप गर्मी पहले से ही है। एक काम करता हूं, कुएं से पानी भर लाता हूं। रघुराम कुएं से पानी भर लाता है
और पानी की मदद से वो सूखी रोटी चबाकर खा लेता है। खाकर रघुराम फिर से खेत में काम करने लगता है और इसी तरह कब रात बीत जाती है पता ही नहीं चलता। ऐसे ही रघुराम की जिंदगी चल रही थी। वो खेत जाता, दिन भर वहां मेहनत मजदूरी करता और रात में अपने गरीब परिवार के साथ सूखी रोटी खाकर सो जाता। लेकिन उसे नहीं पता था कि पिछले कुछ दिनों से कोई उस पर नजर रख रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि पूजा ही थी। ये आदमी सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि कितना ज्यादा मेहनती भी है। अपने परिवार के लिए ये कितनी मेहनत करता है, तो अगर मैं इसके परिवार का हिस्सा बनी तो फिर तो ये मेरे लिए कितनी मेहनत करेगा। सच में पूजा को रघुराम पसंद आ गया था और मन ही मन उसने सोच लिया था कि वो शादी करेगी तो सिर्फ रघुराम से। वो जल्दी से घर जाती है और अपने मम्मी पापा से कहती है, मम्मी डैडी, मुझे आप दोनों से जरूरी बात करनी है। अरे पूजा बेटा, बातें तो होती रहेंगी, मगर देखो मैंने तुम्हारे मनपसंद होटल से तुम्हारा फेवरेट बटर चिकन और नान मंगाया है, आओ खा लो। ओहो मम्मी, ये सब छोड़िए ना, पहले आप मेरी बात सुनिए। मुझे ना एक लड़का पसंद आ गया है और मैंने सोच लिया है कि मैं उससे ही शादी करूंगी। हाँ। क्या? अरे वाह बेटी वाह, तुम्हें लड़का पसंद आ गया तो बताओ फिर वो करता क्या है? इंजीनियर है या कोई डॉक्टर है या किसी बड़ी कंपनी का मालिक है? अपने पिता की ये सारी बातें सुनकर तो पूजा का चेहरा ही उतर जाता है और वो एकदम शांत हो जाती है। ये देखकर पूजा की माँ उससे कहती है, अरे बेटा, तू फिक्र क्यों करती है? अरे अगर वो लड़का किसी कंपनी में छोटी मोटी जॉब करता होगा तब भी चलेगा। हाँ हाँ, और डॉक्टर नहीं तो क्या हुआ, अगर वो नर्स होगा तब भी चलेगा। नहीं मम्मी पापा, इनमें से कुछ भी नहीं। उल्टा वो एक गरीब किसान है और एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। ये सुनकर तो पूजा के मम्मी पापा दोनों एकदम चौंक जाते हैं और एक साथ कहते हैं, क्या? तू 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 मजाक कर रही है ना पूजा? ये सच नहीं है ना? नहीं माँ, ये सच है और मैं शादी सिर्फ उससे करूंगी। मैंने ठान लिया है। वो बहुत अच्छा इंसान है। पूजा के मम्मी पापा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो जानते थे कि पूजा एक बार जिद पकड़ ले तो किसी की नहीं सुनती, इसीलिए वो उसके फैसले पर कुछ नहीं कहते। अगले ही दिन पूजा रघुराम के पास जाती है और उससे कहती है, मुझे आपसे शादी करनी है। क्या? आप तो वही उस दिन होटल वाली है ना? हाँ, और मुझे तुम उसी दिन पसंद आ गए थे। अब बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हम मगर आपको मुझसे शादी क्यों करनी है? मैं तो इतना गरीब हूं, आपको तो कई और लड़के मिल जाएंगे, मुझसे लाख गुना ज्यादा बेहतर होंगे वो। उससे फर्क नहीं पड़ता। तुमने मुझे गुंडों से बचाया था और तुम एक सच्चे आदमी हो। मुझे सिर्फ तुम ही पसंद हो और मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, फिर चाहे मुझे जैसे भी जीना पड़े। रघुराम को पूजा का ये सच्चापन बहुत पसंद आता है और वो भी पूजा से शादी करने को मान जाता है। ठीक है, फिर मैं भी तुमसे शादी करने को तैयार हूं पूजा। इसी तरह से कुछ दिनों में रघुराम और पूजा की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन ही सुबह सुबह पूजा तैयार हो जाती है और अपने गरीब ससुराल वालों को कहती है, आज मेरी यहाँ पहली रसोई है तो मैं आप सबको गरम गरम चिकन पकौड़े खिलाऊंगी। मुझे तो नाश्ते में चिकन पकौड़े खाना बहुत पसंद है। मगर बहू, घर में तो सूखी रोटी बनाने का ही आटा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, तो भला तुम चिकन पकौड़े कैसे बनाओगी? हाँ भाभी, हम सब आपके जितने अमीर नहीं, हम बहुत गरीब हैं। हमने तो कभी चिकन देखा तक नहीं। अरे आप सब ऐसी बातें क्यों करते हो? अब मैं आ गई हूं ना, अब सब बदल जाएगा। और मेरे पास थोड़े पैसे तो थे ही, उससे मैं सब सामान खरीद लाई। आप लोग आराम से यहाँ बैठिए, मैं अभी चिकन पकौड़े बनाती हूँ। ये सुनकर रघुराम और उसके सब घर वाले एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मन ही मन वो सब बहुत खुश भी थे। सब जमीन पर बैठ जाते हैं और पकौड़े बनने का इंतजार करने लगते हैं।
थोड़ी ही देर में पूजा गरम गरम चिकन पकौड़े बनाकर सबको परोस देती है और पहला निवाला खाते ही सबको ऐसा लगता है जैसे वो जन्नत में पहुंच गए हों। आहा, आहा, कितने सालों बाद खा रही हूँ ये चिकन। मैं तो इसका स्वाद ही भूल गई थी भाभी। सच कहा बेटा, मजा ही आ गया इसे खाकर तो। क्या मुझे और मिलेंगे? हाँ हाँ पापा जी, ये लीजिए, जितना खाना हो खाइए। सभी लोग बहुत खुश थे, मगर रघुराम कुछ दुखी दिखाई पड़ रहा था। क्या हुआ जी? अब आप इतना दुखी क्यों लग रहे हैं? ये सब तुमने अपने पैसों से लिया पूजा? तुम्हारे पिता के पैसों से? मुझे ये चिकन खाना अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो इस काबिल भी नहीं कि तुम्हें ये खिला सकूं। उफ़ो, शादी से पहले मैंने भी कुछ जगह काम किया है और ये मेरे पैसे हैं, मेरे पापा के नहीं। और अब ये मेरा ससुराल ही मेरी जिंदगी है। उल्टा मेरे पास तो एक कमाल का आइडिया भी है। वो क्या भाभी? मैंने ये चिकन के पकौड़े कमाल के बनाए हैं ना? क्यों मम्मी जी, पापा? हाँ हाँ, बेशक बहू, ये बहुत ही अच्छे बने हैं। हाँ, मगर इसका क्या? तो क्यों ना मैं ये चिकन के पकौड़े बेचने का काम शुरू कर दूं और आप सब भी मेरी मदद करिएगा। और फिर धीमे धीमे जब हमें फायदा होने लगेगा तो एक दिन इसी तरह हम अपना खुद का होटल भी खोल लेंगे। मगर ये शुरू करने के लिए भी तो हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी ना? तो अभी के लिए हम मेरे पापा से उधार ले लेंगे ना और बाद में उन्हें लौटा देंगे। देखिए, ये इतना भी गलत नहीं। मैं नहीं चाहती कि हम जिंदगी भर ऐसे ही रहें। ये अच्छा मौका है अपनी जिंदगी बदलने का। बहू सही कह रही है बेटा, और एक बार काम चलने लगे तो तुम इसके पिता को पैसे लौटा देना। हाँ, वही तो। बढ़िया, मैं पकौड़े बनाऊंगी और आप उन्हें बेचने में मदद करिएगा। ऐसे हमारा खूब फायदा होगा। कुछ देर सोचने के बाद रघुराम को भी ये आइडिया ठीक लगने लगता है। ठीक है पूजा, मगर मैं साथ साथ अपनी खेती भी करता रहूंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा मैं। और मैं जल्दी ही तुम्हारे पिता को पैसे लौटा भी दूंगा। अरे बिल्कुल, भला वो कहाँ भागे जा रहे हैं। इसी तरह से रघुराम और पूजा पूजा के पिता से कुछ पैसे उधार लेकर अपनी खुद की चिकन पकौड़े की एक दुकान खोल लेते हैं। दुकान का नाम था पूजा के मजेदार चिकन पकौड़े। चलिए, ये नारियल फोड़कर अपनी दुकान की शुरुआत करते हैं। और फिर पूजा दुकान के सामने नारियल फोड़ देती है। कुछ ही दिनों में पूजा और रघुराम का ये चिकन पकौड़े बेचने का काम चल पड़ता है और उन्हें खूब फायदा भी होता है। धीमे धीमे वो छोटी सी दुकान से एक बड़ा होटल भी खोल लेते हैं और रघुराम पूजा के पिता को उनके पैसे भी लौटा देता है। पूजा के रघुराम की जिंदगी में आने की वजह से उसकी गरीबी दूर हो जाती है और वो और उसका परिवार एक अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं। पूजा, सच में तुम बिल्कुल लक्ष्मी हो। जब से मेरी जिंदगी में आई हो, तुमने तो मेरे पूरे परिवार की जिंदगी ही बदल दी। ये सब सिर्फ तब हुआ जब आपने मेरी जान बचाई थी और मैं आप पर फिदा हो गई थी। यानी कि आपकी बहादुरी की वजह से ही आपकी जिंदगी बदली है। और जब मैंने आपको खेतों में इतनी मेहनत करते देखा था ना, तब तो मैंने फैसला कर ही लिया था कि शादी करूंगी तो सिर्फ आपसे। ये सुनकर रघुराम भी हंसने लगता है और फिर वो सब मिलकर एक अच्छा जीवन बिताते हैं।